Hello everyone, welcome on ACE Plus powered by Advanced Engineering classes. Dear students, as you know, we have discussed about Vedic and later Vedic periods. So today we are going to discuss about Mahajanpadas and its importance to ancient history. तो आज हम पढ़ने वाले हैं महाजनपदों के बारे में और महाजनपदों का भारत के इतिहास में क्या महत्व है एंड रिगार्डिंग महाजनपदास कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर महाजनपदों के बारे में। बिफोर टू स्टार्ट अवर लेक्चर अबाउट महाजनपद, हमको ये पता होना चाहिए कि महाजनपद क्या थे। और जैसा कि हम पहले के लेक्चर में भी समझ चुके हैं कि महाजनपदों का उदय किस कारण से हुआ था। हाउ डिड महाजनपदास केम इन एग्जिस्टेंस, दे वर पॉलिटिकली यूनाइट, पॉलिटिकली बहुत यूनाइट थे, उनका कैसे कैसे इमरजेंस हुआ ये हम समझने की कोशिश करेंगे आज। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऋग वैदिक पीरियड में और लेटर वैदिक पीरियड में छोटे छोटे पॉलिटिकल यूनिट्स बनने लगे थे जिनको हम लोग कबीला कहते थे। ऐसे ही कबीले जितने भी बनते थे, कबीला, उस कबीले के हेड को, कबीले का जो हेड होता था यानी कि कबीले के प्रमुख को अगर हम देखें तो लगभग राजा जैसा टाइटल दिया जाता था। उसके पास वे सारी शक्तियां होती थी कि कबीले में किस चीज़ का विभाजन कैसे किया जाएगा, कबीले में कौन कौन से निर्णय लिए जाएंगे। तो उसके पास उस कबीले को एक स्टेट के रूप में चलाने की सारी शक्तियां होती थी। और सबसे पहले लेटर वैदिक पीरियड के बाद जस्ट आए थे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कबीले आए थे। उन सारे कबीलों को नाम दिया गया था जनपद। तो अगर हम ये देखते हैं कि भारत के उत्तरी क्षेत्र में, नॉर्दर्न रीजन ऑफ इंडिया, देयर वर सो मैनी कबीलास ऑफ दिस मैनर। वहाँ ऐसे बहुत सारे कबीले थे और उन कबीलों को क्या कहा जाता था? जनपद। जनपद कहा जाता था कबीलों को। और ये सारे के सारे जो जनपद थे, इनकी संख्या मोर देन 100 थी। जनपदों की संख्या 100 से भी ज़्यादा हुआ करती थी। इस 100 से ज़्यादा जो जनपद फैले हुए थे पूरे उत्तर भारत के क्षेत्रों में, वो सारे जनपद धीरे धीरे एक दूसरे से मर्ज होते गए। तो याद रखेंगे, जनपद में एक ही ग्रुप के लोग रहते थे जिनका एक कल्चर होता था, उनकी एक एथनिकल ग्रुप्स थे, उनका सेम कल्चर था, सेम लैंग्वेज थी, सेम सब कल्चर्स थे, उनका रहन सहन एक जैसा था और एक ही प्लेस के होते थे लगभग। तो उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती थी। तो सेम कल्चरल यूनिट्स वर फाउंड इन डिफरेंट जनपदास। लेकिन जैसे कि देखा गया कि कुछ जनपदों को समय के साथ साथ कुछ बहुत सारे जनपदों ने मिलकर के बड़े बड़े पॉलिटिकल यूनिट्स बनाना शुरू कर दिए, और जैसे ही जनपदों को मिलाकर के बड़े बड़े पॉलिटिकल यूनिट्स बने, उनको नाम दे दिया गया महाजनपद। अब जनपद और महाजनपद में बहुत सारी विशेषताएं थी। जनपद एक छोटा एरिया होता था, महाजनपद एक बड़ा एरिया हो जाता था। महाजनपद में बहुत सारे जनपद मिलकर के काम करते थे, जबकि जनपद में एक ही राजा होता था, महाजनपद में भी एक ही राजा होता था, लेकिन महाजनपद का एरिया बहुत बड़ा होता था। और यही जो महाजनपद का एरिया है, इसमें एक से ज्यादा कल्चर के लोग रहते थे। हम थोड़ा इसका डिफरेंस समझ लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यहां पर लिखते हैं जनपद और यहां पर लिखते हैं महाजनपद। जनपद एंड महाजनपद। जनपदों की बात करते हैं तो दे वर मोर देन 100, यानी 1,100 से भी ज्यादा महाजनपद थे। अगर महाजनपद थे, जनपदों की बात करेंगे तो वो केवल 16 थे। जनपदों का, पूरे जनपद के जितने भी लोग होते थे उन सबका कल्चर सेम होता था, सेम कल्चर होता था, यानी एक ही कल्चर होता था एक जनपद में। महाजनपद की बात करेंगे तो वहां पर
मोर देन वन कल्चर होते थे, वहाँ पर मोर देन वन कल्चर होते थे। ठीक, यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पॉलिटिकल चीज़ें बहुत सिंपली थी। पॉलिटी वाज सो सिंपल, बहुत आसान थी, राजनीतिक व्यवस्था बहुत सरल थी। और यहाँ पर पॉलिटी कॉम्प्लिकेटेड थी, कॉम्प्लेक्स थी, कॉम्प्लेक्स पॉलिटी थी। ठीक है, ये था। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर एक ही कल्चर के लोग रहते थे, तो इसको एक वर्ड इसके लिए यूज किया जा सकता था, राष्ट्र। और इसके लिए राष्ट्र वर्ड यूज नहीं किया जा सकता था, इसके लिए यूज किया जा सकता था राज्य वर्ड। आज के कंटेक्स्ट में अगर हम देखेंगे तो राज्य की परिभाषा पूरी करते थे जहाँ एक से ज़्यादा कल्चर के लोग रहते थे और एक ही पावर से कंट्रोल होते थे। अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ एक ही एथनिसिटी के, एक ही निर्जातीयता के जो लोग रहते थे इसमें जनपद में। तो जब महाजनपदों का उदय हुआ तो पूरे उत्तर भारत में बहुत सारे महाजनपद फैल गए। वही हमको देखना है कि कौन कौन से महाजनपद थे। महाजनपदा का इंट्रोडक्शन। आफ्टर लेटर वैदिक पीरियड देयर वाज rise of 16 political states in northern India under different rulers called महाजनपदास except वज्जी एंड मल्ला। यहाँ पे दो महाजनपदों का नाम है वज्जी और मल्ल, जिनके बारे में हम अभी समझेंगे, वज्जी और मल्ल। जैसे कि कहूँ कि महाजनपद जितने भी थे 16, उन सारे महाजनपदों को दो पॉलिटिकल यूनिट्स में डिवाइड किया जा सकता था, दो पॉलिटिकल ग्रुप्स में। कुछ ऐसे महाजनपद थे जिनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, पॉलिटिकल सिस्टम था, वो मोनार्की था। इसका मतलब है कि वहां राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, राजा का शासन चलता था। जबकि कुछ ऐसे थे जहां रिपब्लिकन सिस्टम था, जिसे गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहा जाता था। तो अधिकांश जितने भी महाजनपद थे वो सब राजतंत्रात्मक के रूप में ही काम करना शुरू किए थे। तो सारे के 16 राजतंत्रात्मक रूप से शुरू हुए थे, लेकिन कुछ समय के बाद वज्जी और मल्ल ने गणतंत्रात्मक व्यवस्था को अपनाना शुरू कर दिया। तो अगर परीक्षा में प्रश्न आता है कि कौन से महाजनपद थे जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था को नहीं मानते थे, उनको कहते थे वज्जी और मल्ल। तो ये दो ऐसे लोग थे जो इस सिस्टम को नहीं मानते थे, वज्जी और मल्ल। जैसे मल्ल हो गया और वज्जी हो गया। ठीक है, तो सारे महाजनपद दो भागों में बांटे जा सकते थे, एक राजतंत्र को मानने वाले, एक गणतंत्र को मानने वाले। all 16 महाजनपद can be divided into two different patterns of political structure, as out of 16 only two महाजनपदास were to be followed republican system and remaining 14 were to be followed monarchy system। ये monarchy system को फॉलो करते थे। ठीक है, चलिए इसमें नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, उत्तर भारत के क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में 16 महाजनपद फैले हुए थे। उन महाजनपदों का विस्तार कहाँ था, कैसे कैसे था, इनको हम लोग समझते हैं। पहला महाजनपद है अवंती। तो अवंती की बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि अवंती जो महाजनपद है उसकी दो राजधानियां थीं, उज्जैनी और माहिष्मती। तो जो अवंती का क्षेत्र है ये मध्य प्रदेश के उज्जैन के आसपास स्थित है, और इसी उज्जैन के आसपास इसकी दो कैपिटल हुआ करती थी, नॉर्दर्न कैपिटल एंड साउथर्न कैपिटल, उत्तरी राजधानी और दक्षिणी राजधानी। तो इसकी इन राजधानी को अगर हम ऐसे देखते हैं, उत्तरी और दक्षिणी, तो उत्तरी राजधानी कौन सी थी, उज्जैनी। दक्षिणी राजधानी कौन सी है, माहिष्मती। तो माहिष्मती वाज सदर्न कैपिटल और उज्जैनी वाज नॉर्दर्न कैपिटल ऑफ अवंती। अवंती महाजनपद बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। क्यों? क्योंकि अवंती की जो स्टैटिक लोकेशन थी वो सेंट्रल इंडिया में थी,
और आपको अगर साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया को कनेक्ट करना है या नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से कनेक्ट करना है, ईस्ट को वेस्ट से कनेक्ट करना है, तो सेंटर में एक पावरफुल महाजनपद था अवंती। आगे चल के अवंती के विकास का यही कारण था, है ना। और यहाँ जो अवंती की कैपिटल है उज्जैनी, ये शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। शिप्रा, तो ये शिप्रा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो ये हो गया अवंती, दैट वाज located on the bank of river Shipra. Next one was Magad. Next one was Magad. मगध के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो जितना भी हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं वो मगध से ही शुरू होता है। जैसा कि मैंने बताया कि 16 महाजनपदों में से सबसे पावरफुल महाजनपद था मगध, और मगध का धीरे धीरे करके राइज हुआ, और मगध का राइज होता गया और मगध बहुत पावरफुल एम्पायर हो गया जो आगे चल के पूरे भारत पर शासन करने लगा। तो मगध का एक्चुअल लोकेशन है, अगर हम इसको देखेंगे तो आज का जो हमारा स्टेट है भारत है, उसके स्टेट बिहार में है मगध। बिहार है मगध और ये है एमपी में, ये एमपी में है और ये बिहार में है मगध, ठीक है। मगध में जो इसकी कैपिटल है पाटलिपुत्र। तो जो सिटी ऑफ पाटलिपुत्रा है, इसको बनाने वाले जो थे उनका नाम था उदयन, और ये सिटी है एक रिवर के किनारे जिसका नाम है सोन, ठीक है। तो जो सोन नदी है उसके किनारे है पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र सोन नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर है, और यही मगध सबसे पावरफुल है जो आज के स्टेट बिहार के पटना के आसपास फैला हुआ था। एक और इसका बड़ा महत्व है क्योंकि मगध के शासकों को सबसे पावरफुल शासक कहा गया। तो राइज ऑफ मगध जब अपन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि ये 16 जैसे जनपदों से महाजनपदों का निर्माण हुआ, ऐसे ही उन महाजनपदों में से मगध ने एक साम्राज्य बनाया, एम्पायर बनाया। तो मगध बिकेम सो पावरफुल ड्यूरिंग द रूल ऑफ बिम्बिसारा। तो हम बिम्बिसारा के बारे में समझेंगे, ठीक है, आगे चल के। नेक्स्ट है अस्मक। अगर हम अस्मक की बात करेंगे तो अस्मक का जो लोकेशन है इन कंटेक्स्ट ऑफ प्रेजेंट इंडिया, आज के भारत के संबंध में, तो इसका लोकेशन है महाराष्ट्र, द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में तो यहाँ रिवर कौन सी है? रिवर है गोदावरी, गोदावरी नदी के किनारे है ना। यहाँ लिख लेते हैं महाराष्ट्र रिवर गोदावरी। तो गोदावरी नदी के किनारे ये स्थित है, ठीक। तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, और याद रखेंगे इसकी जो साउथ लोकेशन है अस्मक की, इसके नीचे इससे साउथ में कोई भी महाजनपद स्थित नहीं था, यानी महाजनपदों का विस्तार दक्षिण में केवल अस्मक था, और इसकी कैपिटल थी पोटली। इसको पोटली या पोतन के नाम से भी जानते हैं, पोटली इसका कैपिटल था। तो ये 3 महाजनपद थे। एक महाजनपद है मध्य प्रदेश के आज का उज्जैन जो शहर है वो, और एक है बिहार का पटना का जो क्षेत्र है आजकल का वो, और एक है महाराष्ट्र के पास नासिक का क्षेत्र है अस्मक वो। तो ये 2-3 ऐसे महाजनपद थे जिनको हमने समझा है। हमको सारे महाजनपदों के बारे में ऐसे ही समझना है। नेक्स्ट, अगला महाजनपद है काशी। काशी की बात करेंगे तो ये आज का जो स्टेट है वो है यूपी। तो यूपी में है काशी, यूपी, और यूपी का काशी का कौन सा रीजन है? बनारस वाला रीजन, बनारस। ये बनारस के किनारे, यहाँ पर बनारस में गंगा नदी भी है, बनास नदी भी है, और ये बेसिकली गंगा नदी के किनारे स्थित है, द रिवर गंगा। तो गंगा रिवर के किनारे स्थित है, ठीक। तो ये भी बनारस बहुत प्रसिद्ध है, और इस काशी की राजधानी हुआ करती थी बनारस, बनारस जिसे वाराणसी भी कहा जाता है। ये उत्तर प्रदेश के आज सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक है, और इसे धर्म का केंद्र बनारस को कहा जाता है। भारत में धर्म का उत्पत्ति स्थल भी बनारस को माना जाता है। बनारस भारत के सांस्कृतिक शहरों में से एक है जहाँ की धरोहरें बहुत हैं, और बनारस
जितना महाजनपद पीरियड में फेमस था उतना आज भी फेमस है बनारस, ठीक है। वाराणसी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है कुरु। कुरु की अगर हम बात करेंगे तो कुरु की जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो है आज का दिल्ली और हरियाणा का क्षेत्र, दिल्ली और हरियाणा का क्षेत्र है, ठीक। और यहाँ जो रिवर बहती है उसका नाम है यमुना। तो यमुना नदी के किनारे है और इसका कैपिटल था इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ, और जो इंद्रप्रस्थ कैपिटल है, और इसको दिल्ली का पुराना नाम भी कहा जाता है। ओल्ड नेम ऑफ दिल्ली इज इंद्रप्रस्थ। दिल्ली का पुराना नाम भी इंद्रप्रस्थ है। तो ये भी पूछा जाता है। तो ये हमने 5 महाजनपद देखे, एक कौन से स्टेट में है, कौन से स्टेट के किस स्थान पर है। जैसे हम इसकी बात करेंगे, वाराणसी की जो यूपी में है। कुरु की बात करेंगे, आज का दिल्ली और हरियाणा का क्षेत्र है इंद्रप्रस्थ, जो कुरुक्षेत्र के आसपास था। नेक्स्ट महाजनपद पे चलते हैं। नेक्स्ट महाजनपद का नाम है चेदी। ये महाजनपद प्रेजेंट में मध्य प्रदेश में स्थित है, प्रेजेंटली एमपी। और एमपी में भी इसका रीजन है खजुराहो। खजुराहो इसका क्षेत्र है और इसका कैपिटल था शक्तिमती। ये भी है और ये ऑलमोस्ट बेतवा रिवर के किनारे स्थित है। बेतवा रिवर के किनारे है खजुराहो। और खजुराहो बहुत फेमस है, चंदेल शासकों के लिए फेमस है खजुराहो। चंदेल शासकों ने वहाँ पर बहुत सारे मंदिर बनवाए हैं। खजुराहो के मंदिर द्रविड़ शैली, नागर शैली के सबसे श्रेष्ठ मंदिर कहलाते हैं। यहाँ अगर आप समझें, वर्तमान में एक अच्छा प्रश्न है कि यहाँ के जो टेम्पल्स हैं, बेस्ट नागर स्टाइल टेम्पल है, बेस्ट नागर स्टाइल के टेम्पल हैं खजुराहो के मंदिर, ठीक है। और खजुराहो के मंदिर कहाँ? चेदी। चेदी में है, चेदी जनपद का नाम है, उसका कैपिटल था शक्तिमती। और चेदी इसकी लोकेशन कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये हमारा महाजनपद कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। इस महाजनपद का ऐतिहासिक बड़ा महत्व है। इस महाजनपद में बहुत सारे शासकों के संबंध में मध्यकाल में, प्राचीन काल में जानकारियाँ मिलती हैं। लेकिन अभी हम केवल मध्यकाल, महाजनपद काल का देख रहे हैं कि उस समय इसमें क्या था। तो ये उस समय का जनपद था। तो हमारे पास 6 महाजनपद हम लोगों ने समझे हैं। नेक्स्ट, इसके बाद है हमारे पास महाजनपद, इसका नाम है वज्जी। जैसा कि मैंने बताया था बिगिनिंग में कि वज्जी की अगर मैं बात करूंगा तो ये आज के उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश का कौन सा रीजन है? पूर्वांचल, ईस्टर्न, यानी कि पूर्वांचल क्षेत्र में, पूर्वांचल में है। रिवर की बात करेंगे तो यहाँ मिथिला के पास जो रिवर बहती है उसका नाम गंगा ही है। तो गंगा रिवर के पास स्थित है। और इसकी विशेषता ये थी कि इसका जो स्ट्रक्चर था पॉलिटिकल, वो कैसा था? गणतंत्रात्मक, रिपब्लिकन सिस्टम को फॉलो करता था। तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित, और ऐसा कहा जाता है तो वज्जी का जो कैपिटल है मिथिला, और यही यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, यही इसको सीता का उत्पत्ति स्थल भी माना जाता है, मिथिला के क्षेत्र को। तो ये महाजनपदों में पूर्वी भारत में स्थित, यूपी के पूर्वांचल में स्थित एक प्रमुख क्षेत्र था। नेक्स्ट महाजनपद है, इसका नाम है वत्स। ये भी आज के उत्तर प्रदेश में स्थित है। यूपी और ईपी का रीजन है प्रयाग। यूपी के प्रयाग क्षेत्र में स्थित है, ठीक। आज का जो इलाहाबाद है, प्रयाग का क्षेत्र है, वहीं स्थित है। और इसका कैपिटल है कौशाम्बी। कौशाम्बी इसका कैपिटल है, ठीक। और ये इलाहाबाद गंगा के किनारे ही स्थित है। तो यहाँ पर भी जो रिवर आएगी वो कौन सी आएगी?
गंगा। तो ये गंगा के किनारे स्थित महाजनपद है। ठीक, आज का जो वत्स का जो क्षेत्र है वो सेंट्रल इंडिया से शुरू होता था, इलाहाबाद के आसपास से, और जो वत्स का एरिया आज का जो मध्य प्रदेश है उसके नॉर्दर्न एरिया तक कवर करता था, जैसे ग्वालियर के रीजन्स हैं, बुंदेलखंड के बहुत सारे रीजन्स हैं, ये वत्स महाजनपद के हिस्से हुआ करते थे। तो वत्स महाजनपद भी ज्योग्राफिकली बहुत बड़ा जनपद था, जिसमें बहुत सारे हिस्से मिक्स थे और इसको कवर करते थे। ठीक, नेक्स्ट महाजनपद है, इसका नाम है मल्ल। इसका भी ज्योग्राफिकल लोकेशन आज के उत्तर प्रदेश में ही है, और उत्तर प्रदेश में ही उत्तर प्रदेश का मध्य का क्षेत्र में स्थित है मल्ल। मल्ल को कई कारणों से जाना जाता था। मध्य की प्रसिद्धि कारण था कि यहाँ पर मल्ल समुदाय के लोग रहते थे। मल्ल समुदाय के लोग रहते थे। ठीक, उनकी राजधानी हुआ करती थी कुशीनगर। हालांकि मल्ल दो जगहों पर रहते थे, कुशीनगर में भी रहते थे और पावापुरी में भी रहते थे। मल्लों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, तो मल्लों ने अपने दो राज्य बना लिए थे। कुछ मल्ल रहते थे पावापुरी में, कुछ मल्ल रहते थे कुशीनगर में। तो दोनों को मल्लों की राजधानी कहा जाता था कि मल्ल प्रदेश की दो राजधानियाँ हैं, कुशीनगर और पावापुरी, ये था। और आज के उत्तर प्रदेश में ही ये स्थित है। ठीक, ये बहुत प्रसिद्ध महाजनपद है जिसका बुद्ध काल में बड़ा महत्व था। इसके बाद के महाजनपद हैं गांधार। गांधार का ज्योग्राफिकल लोकेशन है आज के पाकिस्तान। आज के इस रीजन में इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन है गांधार का, पाकिस्तान। ठीक है, और इसका तो प्राचीन इतिहास में बड़ा महत्व है। चाणक्य के टाइम पर यहाँ सबसे प्रसिद्ध था तक्षशिला। तक्षशिला इसका कैपिटल है। तक्षशिला एक यूनिवर्सिटी भी था। यूनिवर्सिटी, इसका मतलब है तक्षशिला एक विश्वविद्यालय था। ठीक, तक्षशिला जो बहुत प्रसिद्ध है, और यहाँ बौद्ध शिक्षा का केंद्र भी इसको माना गया था। बाद में बौद्ध शिक्षा का केंद्र भी था। ये बौद्ध शिक्षा का केंद्र भी था तक्षशिला, ये भी बहुत प्रसिद्ध था। तो ये ऐसा महाजनपद है जो आज वर्तमान में भारत की सीमा में स्थित नहीं है। तो इसके बारे में अलग से इस चीज़ को कोट कर लीजिएगा। भारत की वर्तमान सीमा से बाहर स्थित है। ठीक है, तो ये महाजनपद वर्तमान भारत की सीमा में स्थित नहीं है। वर्तमान में यह है पाकिस्तान में स्थित महाजनपद है। समझ गए? नेक्स्ट वन, कंबोज। कंबोज महाजनपद के बारे में भी इसकी लोकेशन भारत के बाहर की है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में ये स्थित है, और इसकी कैपिटल थी हाटक। और अगर हम इन दोनों के किनारे नदियों की बात करेंगे, ये दोनों ही भारत की सीमा में नहीं है ना, इसको भी लिखेंगे भारत की सीमा में स्थित नहीं है। तो ये भी भारत की सीमा में स्थित नहीं है। ठीक, अब ये जो महाजनपद भारत की सीमा में स्थित नहीं है, तो दो नहीं है ऐसे, एक है कंबोज और एक है गंधार। तो गंधार की राजधानी है तक्षशिला, कंबोज की राजधानी है हाटक, और दोनों के बारे में ये कहा जाता है कि दोनों काबुल नदियों के किनारे स्थित है। काबुल और सिंध नदियों के किनारे स्थित है। ठीक है, तो ये महाजनपद है जो भारत की सीमा में नहीं है। इस पर स्टार बना लेंगे, भारत की सीमा में नहीं है, ये भी भारत की सीमा में नहीं है। नेक्स्ट वन इज सूरसेन। सूरसेन के बारे में पता करते हैं। सूरसेन आज के यूपी में स्थित है, यूपी, और यूपी के आज के मथुरा में स्थित है। उत्तर प्रदेश
के मथुरा में स्थित है। क्लियर? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित महाजनपद है जिसकी राजधानी थी मथुरा और नाम उसका सूरसेन था। तो ये महाजनपद भी बहुत धार्मिक रूप से बहुत महत्व रखता था। 16 महाजनपदों में उत्तर प्रदेश में अधिकांश महाजनपद स्थित थे।